नमस्कार चंद्रकिशोर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। की हाल चाल? ठीक ठाक छै, ठीक ठाक। व्यक्तिगत रूप से नीक छै। बाकी देश काल परिस्थिति देखि रहल छियै। देश काल के बात अपना सब कर जा रहल छी। अपने के परिचय के देवे के आवश्यकता हमरा नहीं बुझाई। दर्शक के मुखातिब हम होवे चाहब कि दर्शक सब जानते हवन, जे नहीं जानते हवे से जान लिए। हमरा समक्ष बैसल छथि नेपाल के प्रसिद्ध पत्रकार चंद्रकिशोर जी। इनका स्तंभ सब बराबर देखते हवे विभिन्न पत्र पत्रिका में, आ खास कर कांतिपुर में। ई बेसी बात जे करे छथि, जरा कहे भूई मान्छे, सतह के आदमी, आम आदमी, आ ततेक बेसी एहि पर जोर दै छथिन, आ ततेक बढ़िया जका ओकरा पक्ष में वकालत करै छथिन कि एहि बेर हिनका बहुत पैघ पुरस्कार भेटलै। हमरा भाई 2 लाख से बेसी चंद्रकिशोर जी, 2,22,000 प्रसिद्ध जे आँखि के डॉक्टर छथि संदीप रोहित, हुनका संगे हिनको भेटलै। तैं अपने के सबसे पहले तो अपने के बधाई देवे चाहब, बहुत बहुत बधाई। आ डॉक्टर साहब के हुनको बधाई अपना ही के माध्यम से पहुँचे। बहुत बहुत आभार। चलू चंद्रकिशोर जी, हमरा बुझल अहाँ नेपाली में लिखे छी, मैथिली में लिखे छी, हिंदी में लिखे छी। आई कौन भाषा में अपने सब बात करी? अपने केना बुझाई कि एहि भाषा में बात करी? आई मूड हो छै ने भाषा के बाजा के, आई केहन मूड लाग रहा है? बेटा हिंदी के गीत से ना यूं कहाँ आ गए, हम यूं ही साथ साथ चलते हैं। बातचीत शुरू करिए, जो भाषा बह रहा जाए वही भाषा में बात करें। चलिए, यही बड़ी अच्छी बात है। और हमारे दर्शक आपके वीरगंज तक भी हैं, उस पार भी हैं, इस पार भी हैं। तो चलिए बात करते हैं, ऐसे ही बात कर, यूं ही बात करते हैं जैसे निकल जाए। भाषा का कोई सीमा नहीं, कभी मैथिली, कभी हिंदी, कभी नेपाली, कभी ये कभी वो। हम लोग आम आदमी की बात है कि नहीं है, बुरी वांछे की है कि नहीं है, बिल्कुल। जो सामान्य जन है उसकी बात है कि नहीं है। मैं सामान्य जन को कहता हूँ कि जनकपुर तो नेपाल में बहुत पहले से यहाँ रेलवे की परंपरा रही है, और आउटर सिग्नल होता है रेलवे स्टेशन के आसपास। तो जो आम आदमी है, बहुत की सरकार है, लेकिन आज भी आउटर सिग्नल है, अकेला, विस्थापित। सत्ता जहाँ स्टेशन पर है, लोगों की भीड़ वहाँ होती है। वो उदास, अकेला, वह निगरानी करता हुआ, वह प्रहरी के मुद्रा में, वह सुरक्षा कवच बना हुआ आउटर सिग्नल आज भी अलग थलग है। हम उनकी बात करते हैं। कौन है? जिस भाषा में करते हैं सर, ये कौन है आम आदमी? किसको आम आदमी कहते हैं आप? जो कहाँ रहता है, ये क्या पहचान है इसका? कैसे पहचानेंगे ये आम आदमी है? लोकतंत्र में उसके नाम पर ही सारी सत्ता चलती है। लोग शासन उसी के नाम पर करते हैं। अगर लोकतंत्र में व्यतिक्रम कर कोई अधिनायक, अगर निर्वाचित अधिनायक आता है, वह हस्तक्षेपकारी कोई अधिनायक आता है, तो वो भी नाम लेता है उसी का। सामान्य अवस्था हो तो चुनाव के समय लोग उसे याद करते हैं, उसके चेहरे को पढ़ते हैं, उसके दरवाजे पर जाते हैं, उसके खलियान में जाते हैं। लेकिन वे लोग जो इस लोकतंत्र के एक अभिन्न हिस्सा है, संविधान के प्रारंभ में उनकी चर्चा होती है। हमारी नेपाल की जो संविधान है उसमें भी लिखा है, प्रियम्बल में, प्राकथन में, हामी नेपाली, वो नेपाली वो भी है। लेकिन वो नेपाली जो सत्ता का विन्यास है, राजकीय सत्ता या सामाजिक सत्ता या अन्य सत्ताएं, क्योंकि सत्ता का मतलब केवल शासक पक्ष नहीं है, बहुत सारे सत्ता हमारे समाज में। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुरूप की सत्ता है। कहीं मीटर ब्याजी की सत्ता होगा, कहीं सामाजिक सत्ता होंगे, कहीं जो है भूमाफियाओं का सत्ता होगा, कहीं धार्मिक सत्ता होगा, और सभी की एक सिंडिकेट बनी हुई है। उस सत्ता से जिसको टारगेट किया जाता है और जिसकी आवाज़ मुखर नहीं हो पाती है, जिसके नाम बार बार लिए जाते हैं, दुहाई दी जाती है, कानून उसके नाम पर बनते हैं, लेकिन वंचित वो हो जाता है। छोटा काम भी जिसके लिए सहज नहीं हो, कठिन हो, वैसे लोग जहां हम पहुंच नहीं पाते हैं, वे लोग जो है आउटर सिग्नल की तरह, ट्रेन उनके ही होकर ही गुजरती है, लेकिन ट्रेन वहां रुकती नहीं है। तो आपका कहना है कि ये समाज का जो गरीब तबका है, जो किसान है, जो आम मजदूर है, जो लिंग के आधार पर या अपने भाषाई आधार पर या आर्थिक अवस्था के आधार पर, व जातीय सोपान तंत्र के आधार पर या स्रोत में पहुंच के आधार पर, जो किनारे पर है, हाशिए पर है,
वो भूई मांझे हैं, वो आम आदमी है, वो सामान्य जन है, जिसको मैं फिर से कहूँ एक रेलवे से जुड़ा हुआ मेटाफोर में, तो वह प्लेटफॉर्म टिकट की तरह है, जिसके पॉकेट में टिकट तो है लेकिन जाने के कोई गंतव्य नहीं है, क्योंकि जो भी सत्ता है सभी जगह अड़चने बनाकर बैठा हुआ है, तो प्लेटफॉर्म टिकट लिए हुए बेतरतीब की तरह घूम रहा है। वो आदमी भूई मांझे है, वो आदमी सामान्य जन है मेरी समझ में, जो हाशिए पर है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, प्राकृतिक स्रोत की स्वामित्व के आधार पर हो, वह कानून के न्याय के आधार पर हो, वह मत देने के आधार में उसकी मदों का जो अमूल्यन हो रहा उस आधार पर हो, हर जगह जो है वो किनारे किए जाते हैं। जिसे हम सीमांतकृत कहते हैं, वही है क्या? एक आप कह सकते हैं सहज रूप में। सर, मुझे आश्चर्य लगता है पत्रकार महोदय, ये कहिए कि आज संविधान दिवस है। नेपाल में हम कहते हैं गणतंत्र आया, लोकतंत्र आया। ये जो लोकतंत्र है, इससे क्या छू नहीं पाता है क्या आम आदमी को? क्यों नहीं ये समेट पाया व्यवस्था, ये संविधान है तो संविधान सभी के लिए, तो वो अलग हाशिए पर क्यों आज भी? जबकि 2072 साल विक्रम संवत के हिसाब से देखें तो आज लगभग 10 वर्ष होने को आया, कहिए 9 वर्ष तो हो ही गया, 10 वर्ष लगभग। क्यों आज भी हाशिए पर? ये मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। क्यों आज भी हम चिंता करते हैं? क्यों संविधान इस चीज़ को गारंटी नहीं दे पाया? अक्षर से लिखने से क्या हो गया? तो कुछ हुआ तो नहीं? क्या है इसका डायमेंशन, कहिए तो? आज सुबह जी, मैं जनकपुर के अगर सिंबोलाइज करें तो रामानंद चौक के पास एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। वहाँ कोई ऑर्गेनाइज बातें नहीं होती है, कोई अपना घोषणा पत्र वहाँ जारी नहीं कर रहा होता है। अगर आप वहाँ बात करें तो बड़ी ऑर्गेनिक बात उभर कर आती है, और वो बातें करना मुझे अच्छा लगता है। आप कोई ऑटो वालों के साथ चल रहे हैं, कोई रिक्शा वाले के चल रहे हैं, कोई फूल बेच रहा है या कोई फल फूल बेच रहा है, या कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई मजदूर है, उनसे बात करें तो बड़ी ऑर्गेनिक, बड़ी ताज़ी, जो बनावटी बातें नहीं होती वो बात उभर कर आती है। तो एक आदमी ने कहा, एक कहानी कहा कि जब जनकपुर में रेल शुरू हुई तो ये तो कुटियों का शहर है, इसकी पहचान है, पोखरी है, मठ है, कुटियाँ हैं। तो एक कुटी के एक महंत थे, साधु थे, उनको ट्रेन के इंजन से काफ़ी लगाव हो गया। कहते जिस तरह से मैं किशोरी जी की साधना करता हूँ मुझे उसी तरीके से प्रेम है। तो भक्त लोगों को, उनके जो श्रद्धालु लोग हैं, उनको बड़ा अटपटा लगता था कि भाई ये तो मशीनी चीज़ है और इनको इंजन से प्रेम हो गया है, क्यों? तो पूछा कि कहा है जब आपको ट्रेन आती है तो जय जय हो किशोरी जी, जय सिया राम कहते हुए आप ट्रेन के लिख के आसपास खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं मुग्ध भाव से, क्या कारण है? तो देखो, ट्रेन की जो इंजन है उसकी कई खासियतें हैं। एक है कि वो उसका जो गंतव्य है उस गंतव्य पर पहुंचता है, उसको इधर उधर दाएं बाएं कहीं नहीं जाना है, उसको गंतव्य पर जाना है। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की, तो वो अपने गंतव्य पर पहुंचेगा। दूसरा यह है कि वो पहले तो कोयला वाला या लकड़ी वाला ट्रेन होता था, उसमें डालते थे, आग होती थी। इंजन खुद आग खाता है और डिब्बाओं को तान कर ले जाता है, खुद आग को पी जाता है और डिब्बाओं को साथ साथ ले जाता है। गुड। तीसरी बात ये जो है, इंजन कभी भी यात्रा में डिब्बों को छोड़ता नहीं है, डिब्बों को अपने साथ हमेशा बनाए रहता है, समान गति में, अपनी जिस गति से चलता है उस गति से डिब्बाओं को जोड़े रहता है। और चौथी बात, उसका एक लकीर बनाते चलता है जो पहले से बना हुआ है, एक लकीर है, उसी लेख से चलेगा वो। इसलिए मैं रेल के व ट्रेन के इंजन से प्यार करता हूँ। तो ऐसे ही बातचीत चल रही थी तो लोग कह रहे थे, तो ये जो आम आदमी अगर कोई बिंब कहता है, कोई लोक कथाएं कहती है, तो उसमें बड़ा मुझे दिव्यता दिखाई पड़ता है। उसे मैं वहाँ के समाज की एक परंपरा से आई हुई ज्ञान को मैं उसमें ढूंढता हूँ, जिसे हम वर्नाकुलर नॉलेज कहते हैं, देशज ज्ञान हम जिसे कहते हैं।
जैसे अपने समाज में है ना कि अजगर गगरी छलकत जाए, तो पहले तो इनार पर, कुएं पर या पोखरी किनारे या नदी किनारे लोग मिट्टी के घड़ा या तांबे के घड़ा, पीतल के घड़े में लोग पानी लाते थे। लोग लंबे समय से देखा होगा। जब आप ही के साथ हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करते थे और जगह जगह हम लोग अपने देश के विभिन्न हिस्सों में जाया करते थे, तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की चीज़ें पढ़ने लगे, किताब पढ़े, गूगल में सर्च करते थे, तो उसमें एक लिसनिंग कल्चर की बात थी कि सुनने की क्षमता। तो मुझे आया कि अरे नेपाल की मातृभाषा नेपाली कुछ लोगों की है, और वहाँ हम लोग पाठ्य पुस्तक में नेपाली में पढ़ते थे, और कोई कथाएं लिखी होती थी और अंत में लिखा रहता था सुनने लाई सुन को माला, भरने लाई फूल को माला। तो हमें मन में लगता था कि क्यों कहा हुआ कि सुनने लाई सुन को माला, भरने लाई फूल को माला। तो जो आदमी कह रहा है तो अपनी मेहनत कर रहा है, उसको जो है फूल की माला देते हैं। जिस जमाने में हमारे पूर्वजों ने एक बनाया होगा इस आहन को, नेपाली में आहन कहते हैं, या प्रोवर्ब कहिए अंग्रेजी में, या लोकोक्ति कहें, कहावत कहिए। तो उसको क्यों, उस जमाने में भी सोना महंगा रहा होगा और फूल सस्ता रहा होगा। आज भी जानकी मंदिर के सामने जाएं, बगल में सोने की दुकान है तो वहाँ सोना महंगा है। तो सुनने वालों को क्यों अधिक महत्व दी गई। तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के क्रम में ये अपना एहसास हुआ कि सुनने के लिए सबसे पहले आप में एकाग्रता चाहिए, दूसरे को उसके आपके साहस चाहिए, आप में धैर्य चाहिए, और जो अपनी बात कह रहा है उस बात से आपको अपने में समानता की फीलिंग्स हो, समबोध हो आप में। तो इससे क्या होता है, अगले बार आपको हल्का फील होती है। नेपाल लंबे समय तक कोलाहल करता रहा। 63 के मूवमेंट के बाद में विभिन्न आइडेंटिटी के लोग, विभिन्न मार्जिनलाइज लोग एक कोलाहल हुए, विभिन्न तरह के नारे दिए गए, और उस कोलाहल में एक दूसरे के लिए सुनने के लोग तैयार नहीं था, और लोग एक दूसरे को अदर देखने लगे, लोग अपने से एक अलग से डिफर दिखने लगे, लोग अपने से पृथक देखने लगे। चंद्रकिशोर जी, फिर मैं मोड़ता हूँ अपने रुचि के विषय पर, फिर मैं आपको आता हूँ। नहीं तो आप तो बोलने नहीं तो फिर बोलते क्योंकि आदत है बोलने का, लिखने का आदत है, तो आप तो बोल ही लेंगे 1 घंटा, लेकिन हमारा समय तो कुछ कम होता है, इसलिए मैं मोड़ता हूँ आपको। फिर मतलब की बात ये कि आज भी देश में बहुत सारे बहुसंख्यक नागरिक हाशिए पर हैं, चाहे वो पहाड़ के हों या तराई के हों या हिमालय के हों। बहुसंख्यक नागरिक, कुछ लोग हैं सुविधा भोगी जो शासन सत्ता में हैं। तो इस स्थिति में जो बहुसंख्यक जनता आज भी हाशिए पर रह गया है, जिसको हम आम आदमी, जिसे भूमिमान से कहते हैं नेपाली में, सतह की बात करते हैं आप, वो हाशिए पर रहने का जो उनका स्थिति है, वो क्या संविधान के कारण से है या नेता के कारण से? स्पष्ट मेरा ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ये है। यहाँ हम लोग कुछ बात, और रेल की इंजन वाली बात फिर आ गई। हाँ जी, कि इंजन जो नेतृत्व में है, जो सरकार के प्रमुख हैं, या जो आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता लोग थे, जो जिनको मैं दलपति कहता हूँ, क्योंकि वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, वही नाम है। 63 के बाद में देखेंगे खास चेहरे प्रधानमंत्री बनते रहे। तो वे लोग बाकी डिब्बों को साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की है। वो संविधान ने जो यात्रा किया था कि हमें समाजवाद की यात्रा में जानी है, हमें एक समावेशी संसार बनाना है, सहयोग फुल्का थूंगा की जो कंसेप्ट थी, उस बात को, उस लीक पर चलने की कोशिश नहीं की। खुद आग पीकर इसका देश को, बाकी डब्बों को सुकून देने की कोशिश नहीं किया। तो एक तो सबसे पहले लोगों इसका अर्थ ये मुझे लगता है, जो ट्रेन का जो हम लोग ले रहे हैं बिंब के रूप में, तो ट्रेन का डब्बा सब तो बिल्कुल ठीक, इंजन भी ठीक, ड्राइवर जो हैं, ड्राइवर ट्रेन का वो गलत, मतलब नेता का गलती जो हुआ, नेता का जो मनोवृत्ति, यहाँ गलत मनोवृत्ति है नेपाल में, उसके कारण आम आदमी अभी भी हाशिए पर हैं। ये है तात्पर्य? नहीं, मैं इसलिए कहा कि परिस्थिति केवल विवेचना कर दो कि लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमें दूसरे पक्ष की तरफ भी देखनी चाहिए। जो आम आदमी है, जो अपने आप को केवल 5 वर्ष में वोट देने का ही अधिकार रखता है, उसमें बाद के समय में सोचनी नहीं चाहिए। आपने इतना बड़ा परिवर्तन ले आया, गणतंत्र ले आया, संहिता ले आई, स्थानीय सरकार, यही पड़ोस में पंचायत राज है, लेकिन उतना शक्तिशाली सरकार नहीं है, स्थानीय सत्ता को उतनी अधिकार नहीं दी गई है। तो नागरिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि मुझे मेरे डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप क्यों में लगे। तो क्या, आज मैं जनकपुर में घूम रहा था तो देखता हूँ जगह जगह कचरे फेंके हुए हैं। ठीक है, नगर पालिका की जिम्मेवारी होगी,
ठीक है, जब प्रादेशिक अभ्यास शुरू हुआ तो पहले मुख्यमंत्री जी स्वच्छता अभियान चलाए, जानकी मंदिर के प्रांगण में उन्होंने बहुतों बार झाड़ू लगाया, लेकिन लोग देखिए सड़क पर कचरे फेंक रहे हैं। क्या एक नागरिक की जिम्मेवारी नहीं बनती है? क्या नागरिक स्वयं सड़क पर आकर सफाई के लिए नहीं कर इसका सकता अर्थ है? यहाँ फिर मैं कहता हूँ कि नागरिक नहीं, ठीक है, आज दलपति को स्वीकार किया हुआ है, आज जो बहुसत्ता है सत्ता के खिलाफ सच बोलने से डर रहा है। तीन आयाम निकला है, एक नेता, दूसरा संविधान, तीसरा नागरिक, आम नागरिक। तो ये तीनों का हिस्सेदारी को कैसे हम लोग समझें? एक संविधान जो दे दिया, रोड मैप कहिए, एक प्रकार का रोड मैप हुआ, उसको संचालन कौन कर रहा है? नेता। तो नेता ठीक से संचालन नहीं कर रहा है, या ये है, या संविधान में कोई गलती है, या नागरिक जो हैं मूल रूप से वही गलत है क्या, या आंशिक जिम्मेवार? हम लोग जनकपुर में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। काहंडो एक नैरेटिव दे रहा है, काहंडो एक डिस्कोर्स होता है कि नेतृत्व अच्छा नहीं हुआ, या कभी कभी व्यवस्था में ही कमजोरियां हैं, लैप्सेस है, और कुछ लोग इसलिए भी कहते हैं कि संविधान ही परिवर्तन होनी चाहिए। मुझे लगता है यह संविधान जिसे एक लोकतंत्र का एक स्पेस है, इस संविधान समाप्ति का मतलब है कि लोकतंत्र समाप्त होना। इसका खामियाजा भी फिर वही आम आदमी, वही मानसिक को ही भुगतना पड़ेगा। हम जनकपुर से अगर बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा, अष्टावक्र था तो जनक थे, गार्गी और याज्ञवल्क्य थे इसलिए जनक थे, इसलिए जनक को वीर्य बनना पड़ा। हम नागरिक धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ कि आज स्थिति ये है कि लोगों में जो निराशा है, हम उसे एक चमत्कारिक नायक की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। काहंडो की सत्ता राजनीति वो चाहती है, काहंडो में जो थाई सत्ता है वो चाहता है कि लोगों में निराशा है, उसका प्रक्रियागत समाधान कैसे हो, एक लकीर के सिस्टम के भीतर कैसे समाधान हो, वो ढूंढना नहीं चाहता है। वो चाहता है कोई चमत्कार के नाम पर एक अनुकूल का कोई चमत्कारिक नायक ला दे। नहीं तो यहाँ मैं फिर हज़फ करूंगा कि काठमांडू को छोड़ें, जनकपुर से यहाँ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से एक संदेश दें। संदेश क्या देना जरूरी है? मुझे लगता है संविधान में यदि कुछ गड़बड़ी है, कुछ असंतुष्टियाँ पहले भी थी, अब भी कोई ये प्रैक्टिस तो आता है ना, यहाँ गलती है, ये इस दफा में उसको संशोधन किया जाए। ओवरऑल संविधान ठीक ही लगता है, उसका जो संस्थागत कुछ बातें हैं वो तो बढ़िया है, संहिता बढ़िया हुआ, समानुपाती की बात बढ़िया हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा बहुत कमियां हैं, उसको संशोधन किया जाए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरी और आपकी बात मिल रही है कि संविधान का प्रारंभिक समय में कई तरह की असंतुलन, असहमतियां रही, लेकिन जो भी है एक दस्तावेज आया, राइट। और यही जो मुख्य दल हैं, अगर अपने भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बचाए रखते हैं, चाहे पुरानी दल हो या नया दल, तो बहुदलीय व्यवस्था हमारे लिए चाहिए। बस 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 फिर यही आया आप ही की बात से। अगर संविधान का बात अब छोड़ें हम, है ना, संविधान पर एक सहमति में हम लोग आ गए हैं इस संवाद से। अब जो दलपति हैं, दल जो है, अब दल का क्या है, आंतरिक लोकतंत्र किसी भी दल में हम नहीं देख पा रहे हैं, कम से कम दृश्य फॉर्म में, आम जनता के नज़र में, हमारे और आपके नज़र में ये नहीं दिख रहा है कि आंतरिक लोकतंत्र हो, लोग स्वतंत्रता पूर्वक वहाँ विचार रख सकें, बोल्डली रख सकें, ऐसा नहीं है। जो दलपति हैं उन्हीं का चल रहा है, जैसे एक तंत्र हो दल में अध्यक्ष महोदय का, ऐसा ही दिख रहा है कम से कम। तो ये सवाल उठता है, वो सुधरे कैसे, कौन सुधारेगा, कैसे सुधरेंगे? जब तक दल में शुद्धिकरण नहीं हो जाए तब तक देश में कुछ नहीं होने वाला है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से, हाँ कहिए। संविधान दरक गई है, और अगर जिस तरह से संविधान दरका हुआ है तो बरसात के पानी आएंगे तो और फैलेंगे वो, और जीर्ण होगा। और कई लोग चाहते हैं कि संविधान जो है अल्पायु का शिकार हो जाए। तो अभी जैसे संविधान दिवस मनाने की बात है, कहा जा रहा है दिवाली करो, राष्ट्रीय ध्वज जो है सार्वजनिक सवारी साधनों में रखो। संविधान दिवस के दिन किसी के लिए उत्सव है तो किसी के लिए उत्सर्ग का दिन भी है। आज की देश ये मांग रही है, राष्ट्र ये मांग रही है कि संविधान कैसे सबल हो, संविधान कैसे लोकतंत्र के लिए संजीवनी का काम करे, संविधान की जो परिकल्पना है वो परिकल्पना के आधार पर कैसे सार्थक सामाजिक रूपांतरण हो।
यह चीज है ना। तो हमें संविधान दिवस कौन मनाया या नहीं मनाया, या संविधान दिवस कैसे मनाए, इस रिचुअल, इस कर्मकांड से भी बेहतर है कि लोकतंत्र दिवस, जिसमें सभी ने, पहाड़, मधेश या हिमालय, सभी क्षेत्र के लोगों ने और सभी वर्ण, सभी भेष के लोगों ने जिसने आहुतियां दी, संघर्ष किया, उस लोकतंत्र में कहीं ना कहीं करेक्शन की जरूरत है। वहां मैं इस तरीके से फिर आपके जवाब में आना चाहता हूं कि व्यक्ति, और व्यक्ति से फिर समाज, और समाज से फिर देश बनती है। हम प्रश्न नेताओं पर करते हैं, हम प्रश्न पद्धति पर करते हैं, पात्र और पद्धति पर करते हैं, लेकिन हमारी अपनी जो वैयक्तिक प्रवृत्ति है उसमें हम करेक्शन करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक अस्पताल में भी जाएं, हम एक सीडी ऑफिस में भी जाएं, वहां भनसुन करावें, हमारे बच्चों को कहने सुनने से नौकरी हो जाए। हम ट्रेन या बस में भी चढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि धक्का मुक्की कर वहां बैठे। तो या हम प्रश्न करने से हिचकते हैं, हम एक मौनता साध लिए हैं। हम चाहते हैं कि वार्ड अध्यक्ष ने उपभोक्ता समिति बनाया, उसमें उसने कमा लिया, मेरा लड़का नहीं कमाया। और हमें इस बात का संतुष्टि है कि मेरा लड़का मोटरसाइकिल नहीं खरीद सका, ट्रैक्टर नहीं खरीद सका, हम भी करते। तो कैसे करेक्शन होगा? वो तो वही कहानी है ना कि पोखरी में दूध रखने की बात हुई थी और सभी लोगों ने पानी रखा। मेरा बार बार ये जोर है कि एक कहना बड़ा आसान है कि हम बांग्लादेश बन जाएंगे। दलपति सुधरे या पद्धति सुधरे, उसके लिए जरूरत है कि लोग सुधरे। अच्छा। और जनकपुर राइट को ये संदेश देना चाहिए कि यहाँ नागरिक, जैसे पंचायत की जो अंतिम चुनाव हुई थी, पंच लोग तो बड़े बहुमत से जीते हुए थे, यहीं पे लोग मत दिए थे। 46 में परिवर्तन हुआ, लोगों ने आहुति दी। ये तो क्रांति की भूमि रही है जनकपुर। कोर्स तो करेक्शन हुआ ना, लोग कोर्स करेक्शन करेंगे ना, कोर्स करेक्शन के लिए दबाव देंगे ना। अभी बड़ी पार्टियों का महाधिवेशन होने वाला है, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, सभी के महाधिवेशन होने वाले, बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के भी महाधिवेशन होने वाली है। आप उसमें करेक्शन करने का अवसर ढूंढिए ना। अच्छा। उसमें दबाव बनाइए। अच्छा, यहाँ ये ठीक है, आपका कहने का ये तात्पर्य मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ चेतना बढ़े, दबाव मूलक लोग आगे आए जो लोग हैं। अब ये लोगों में हम जब कहते हैं हम जनता, आम जनता, उसमें भी अब हर एक वर्ग तो है ना वहाँ भी। अब जो बहुत ही, जिसको भूमि तक की मान से आप कहते हैं, या जो हाशिए पर बैठे हैं, वो तो नहीं बोल पाते हैं बेचारे, अपने दैनिक जीवन से इतने परेशान हैं कि अब कैसे खाएं और कैसे लगाएं, कैसे क्या पहने, क्या ओढ़ें, इसी चिंता में हैं बेचारे जो। लेकिन आप देखेंगे जब भी शहादत हुई है जी, वही भूमिमंचे अनाम लोग, वही चप्पल पहने हुए या नंगे पांव सड़क पर आने वाले लोगों की शहादत हुई है। इसका मतलब है कि जब मास लेवल पर हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो बदलाव आई है। नहीं, मैं दूसरी तरफ ले जा रहा था, आपकी बात से सहमत होते हुए भी असहमति की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग एक चाहते हैं कि एक दिशा में ले जाएं इस वार्तालाप को, कि काठमांडू को भी लगे कि नहीं, जनकपुर से जो आवाज आई है आज वो ठीक आवाज है। मैं पहले मुझे तो बोलने दीजिए, पूरी बात बोलने दीजिए सर। आप तो बोलते बोल जाएंगे। आप बोलिए। हाँ, तो मेरा ये कहना था कि जो बीच के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो बोल भी सकते हैं, जिनको खाने पीने का उतना चिंता नहीं है, चिंता तो सभी को है लेकिन उतना नहीं है, तो जो बोल सकते हैं वो कम से कम बोलें, आगे आएं। लेकिन चुप हैं अभी, कैसे आएंगे आगे? मैं यहाँ आना चाहता हूँ, इन लोग कैसे जागें कि संविधान का भी रक्षा हो, जो प्राप्त अधिकार है वो रक्षित हो। हम जितने भी दल हैं, किसी भी दल से दुर्नियत नहीं है। आज भी यहाँ हम लोग बैठे हैं ना, आपको है ना, मुझे है, सभी दल रहे हैं देश में, लेकिन सही दिशा में रहें वो दल सही दिशा में नहीं है, तो जागेंगे कैसे लोग? क्या करना होगा? एक बात कहना जरूरी है जी, कहिए। केवल दल गलत नहीं है, केवल दल गलत नहीं है, चाहे पुराने हो या नए दल हो। हाँ, निश्चित रूप से आंतरिक लोकतंत्र के अभाव है। लोकतंत्र में राज्य के जो 3 अंग हैं, ओवरहाइलिंग की आवश्यकता तीनों जगह है, तीनों जगह समस्याएं हैं और सब पर प्रश्न उठ रहा है। तो आम आदमी और ये संविधान की स्वीकार्यता के बाद, व संविधान की दायरा को और अधिक उन्नत बनाने की बात, या संविधान का अभ्यास करने के क्रम में कई अंतर विरोध देखे गए हैं, उसमें सुधारने की जरूरत है। हम बलपूर्वक लोगों को संविधान दिवस मनाने के लिए कतई बाध्य नहीं कर सकते हैं, उससे संविधान की आयु नहीं बढ़ेगी। आज जरूरत है कि लोगों में जो नैराश्यता है और उसको लोकतंत्र विरोधी शक्तियां
या नेपाल में जो स्थिरता नहीं चाहने वाली भू राजनीति है, वे लोग जो बाह्य स्वार्थ के घर्षण से जो चाहते हैं कि एक अस्थिरता हो नेपाल में, और अस्थिरता के भीतर अपना बाह्य शक्तियों की अनुकूलता जो ढूंढना चाहता है, उसका सबसे अधिक खामियाजा कल के दिनों में आम आदमी होगा। आज हम पड़ोस के बांग्लादेश में देखें, वहाँ जो अराजकता हुई, जो हिंसा हुई, मेरे बहुत सारे मित्र हैं वहाँ पर, और जो वहाँ जमीनी तह से जो सूचनाएं छन छन का आ रही है, आज भी आम आदमी बड़ा ही परेशान हालत में है। तो हम चाहते हैं आम आदमियों को ये बतावे, तुम किसी अराजकता के हिस्सा मत बनो, क्योंकि तुम्हारी भूमिका अब आ गई है फिर से, जैसे आंदोलन के समय में तुम्हारी भूमिका है, आज एक कोर्स करेक्शन तो होना है। तो कौन जगाएगा आम आदमी को? हम और आप उनको बतावें कि आपके भीतर जो नैराश्यता है और तुम हाथ में हाथ बंधे रखे हो, तुम्हारे सामने गलत हो रहा है, उसके बारे में तुम नहीं बोलते हो। कोई भू माफिया, कोई दिलीप महतो को डोजर चला कर मार देता है, क्या उसके लिए कोई खास सीमित सामाजिक संस्थाओं की काम है कि सभी की जरूरत है? आज जनकपुर में सफाई नहीं हो रहा है तो जनकपुर की छवि, जनकपुर की अस्मिता, जनकपुर का अस्तित्व पर जो प्रहार हो रहा है, क्या कोई खास प्राधिकारी विशेष की भूमिका है कि यहाँ के नागरिकों की भी जिम्मेवारी है? हमारा काम किसी चौक और चौराहे पर बैठकर केवल आलोचना करना है और नकारात्मकता परोसना है कि हम झाड़ू लेकर उसके लिए खड़े हो जाए, इसकी जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि कोई अंधेरे गुफे की ओर हम नहीं जाएं, तो आम आदमी को बताना जरूरी है कि अब वक्त आ गया है। राष्ट्र या समाज बार बार लोगों को सड़क पर आने के लिए नहीं कहती है। आज आपके बीच में पॉजिटिव बात आवे, क्योंकि लोकतंत्र रहेगा तो जो बोलते हैं आप, या आपको जो सुकून मिलती है, या विलम्ब से ही सही अब न्याय के रास्ते में आप होते हैं, वो कल नहीं मिलेगा। कल अनुकंपा होगा, मर्सी पर होगा। इस बात को कॉमन आदमी को बताना जरूरी है, और जो आदमी इस बात को पहले फील कर लिया उसको पहले बोलना शुरू करना होगा। नहीं, तो कोर्स तो आपके पास है, कोर्स एक पाठ्यक्रम जिसको कहते हैं वो आपके पास है, लेकिन वो पाठ्यक्रम पढ़ाएगा कौन? आप बताइए कि कौन पढ़ाएगा? आप बताइए। मेरे हिसाब से जब पूछ रहे हैं तो पाठ्यक्रम तो जो सचेत नागरिक हैं, जो जानते हैं, आप जैसे या हम जैसे कहिए लोग ही बताएंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब एक क्रांति शब्द बहुत बड़ा हो गया है, आंदोलन शब्द उससे थोड़ा छोटा हुआ, उससे भी एक जागरण का माहौल तीसरे पौधान पर जो है, जागरण शब्द, जागरण के लिए हमें काम करना चाहिए। जो जहाँ से जो सकते हैं, मैं जिस पेशा में हूँ वहाँ से, आप जिस पेशा में जहाँ हैं वहाँ से, और भी ऐसे लोगों का एक नेटवर्क पूरे नेपाल में बने, और वो लोग आम जन को भी जगाएं, और गवर्नमेंट पर और ये राजनीतिक दलों पर हम प्रेशर दें अपने अपने हिसाब से कि तुम सुधरो। तुम नहीं सुधरोगे तो संविधान पर संकट है, गणतंत्र पर संकट है, तुमको सुधारना ही होगा, कोई विकल्प नहीं। तो ऐसा एक नेटवर्क हम लोग यदि बना सकें, अभी कैसे बनेगा मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चाहिए, तो यहाँ बैठे बैठे तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा जी मेरा उसमें ऐसा कहना है कि हम जो जहाँ हैं, छोटे छोटे हस्तक्षेप की जरूरत है, छोटे छोटे आंदोलन की जरूरत है। आप देखेंगे कि कहीं मीटर ब्याज के पर काम हुआ, कभी कहीं किसी को हम महिला की अस्मिता पर डैन कर देते हैं, और लोग वहाँ एक जागरूकता होती है, एक दबाव समूह बनता है। कहीं नागरिकता के लिए बात होती है, कहीं दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है और उसके लिए लोग खड़े हो जाते हैं और उसको न्याय मिलता है। कहीं बलात्कार की घटनाएं होती है, लोग जागरूक हो जाते हैं, फिर एक तो उसको निष्कर्ष दिलाने की दिशा में लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आज लोकतंत्र पर संकट है। भले हम संविधान की 9वीं दिवस मना रहे हों, लेकिन हम सभी लोग फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं उकुस मुकुस है, और यह सन्नाटा की अवस्था है। सन्नाटा को अवस्था को अगर सहज दिशा दें तो बारिशें होंगी। हम चांद देखना चाहते हैं, लेकिन कई सारे अवांछित बादलें घिरी हुई है चांद को। तो वो जो संविधान का परिकल्पना है, समाजवाद, समतामूलक समाज, समावेशी समाज, उस बनाने के रास्ते में बादलें घिरने वाली हैं। तो सन्नाटा बारिश के रूप में आवे, जो सुकून दे, उर्वरता प्रदान करे। इसके लिए नेटवर्क बने न बने वो आने वाले दिनों की बात है।
हम और आप जहां जहां हैं, जिस मंच पर हैं, जैसे हम लोग पॉडकास्ट पर और भी बहुत सारे बात कर सकते थे, कोई किताब की बात कर सकते थे, कोई फिल्म की बात कर सकते थे, पुराने दिनों की बात कर सकते थे, लेकिन हम लोग जनकपुर में बैठकर भी एक राष्ट्रीय चिंतन कर रहे हैं। और अगर इसको कोई सुन रहा होगा, वो अपने शहर में बैठकर थोड़ा दलों से ऊपर उठकर, वही तो नेटवर्क हुआ, वही हाँ, उसी को हम कहते हैं नेटवर्क। भागवत की रामायण की प्रथम पंक्ति है, एक दिन नारद सत्यलोक पुग गया, लोक को हित गरु भनी। हाँ। तो आप ये देखिए कि हम जो काम कर रहे हैं उससे लोक का हित हो रहा है कि नहीं। आदमी का हिस्सा अगर हित होगा तो तंत्र को भी हित होगा। आज क्या है कि तंत्र में खामियां है और लोग मौन है, या लोग अवांछित अनियमित तरीके से लाभ लेने के पक्ष के कारण से मौन है। जैसे कोई दल कहता है कि तुम्हारे यहाँ जिला में फलाने को जिताओ पार्टी में, आपको लगता है कि वो दलाली करता है, बिचौलियागिरी करता है, उसके कारण से भ्रष्टाचार बढ़ी है। देखिए, 4 चीज करना जरूरी है। मैं बार बार कर रहा हूँ, पिछले मैंने कांतिपुर के कॉलम में भी लिखा। हाँ, कुछ आपका लगता है कि पारा कुछ टेंशन आ रहा है, इसलिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ। एक चीज कहकर कि आप कह रहे थे अभी कि अभी 9वीं संविधान की 9वीं दिवस आज मना रहे हैं, मुझे डर लगता है कहीं 13वीं न मना लें। हाँ, जिस तरीके से अंधेरा घिरता हुआ लगता है, लोग करेक्शन करने की स्थिति में नहीं है। तो एक लखनऊ की नवाब की कथा है कि विरोधी शक्तियां पहुंच चुकी है और हमारा जो चप्पल है कौन उसको, जुतियां जो है कौन उसको उल्टा करेगा और हम पहन कर जाएंगे, इसके लिए वो बैठा रहता है। तो लोग दबाव महसूस करते हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं वो कहते हैं कि लोकतंत्र पर खतरा है, षड्यंत्र हो रही है, ये हो रहा है, लेकिन वो अपने आप को करेक्शन करने की कोशिश नहीं करता। नहीं कर, ये है, ये बड़ी बात है। तो मैं कहते हैं या बुद्ध की धरती है जी। और या दुनिया में कहीं भी सोशल चेंज हुआ है, चाहे मार्टिन लूथर किंग की बात हो, नेल्सन मंडेला का, या हमारे महात्मा गांधी का, सब कहते हैं खुद से शुरुआत की जरूरत है। आज लोगों की जरूरत है सिर्फ 4 काम कर दे अपनी अपनी जगह पर। वो आंदोलन, हस्तक्षेप, नेटवर्क से अधिक 4 की जरूरत है। वो कहूँ, आप कहें? हाँ, कहिए, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो यह है कि आप जहां भी हैं, पार्टी के भीतर हो, प्रशासन में हो, या आप आम लोग हों, तो आप सच बोलना शुरू कीजिए। राइट। और सच सिर्फ सच होता है, उसमें घाटी बढ़ा नहीं होता है, उसके लेखा जोखा नहीं होता। आपको जो लगता है वो बात आप बोलिए। आपके गांव में कोई रोड बन रहा हो, नाला बन रहा हो, कोई कानून बनाई जा रही हो, तो आप वहाँ सच बोलिए। आप सब्जी मार्केट में गए, अगर वहाँ आपको लगता है कि इस सब्जी में इंजेक्शन दिया हुआ है, तो आप बोलिए, सच बोलिए। अगर आप सच नहीं बोल सकते हैं तो सच बोलने के साथ खड़े होइए। कि डॉक्टर सुरेंद्र सर जनकपुर में एक विवेक की बात बोलते हैं, प्रदेश सरकार पर बात कर रहे हैं, स्थानीय सरकार की बात कर रहे हैं, संघीय सरकार के भी कमी कमजोरी के बारे में बोलते हैं। समग्रता में उनका ध्येय है कि लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, लोकतंत्र हाशिए के लोगों को लेकर चलने वाली महायात्रा कैसे बन सके, और आने वाले समाज की परिकल्पना है एक सुंदर समाज, एक बेहतर समाज कैसे हो सके, उसके लिए तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। वो जो बात कहते हैं, हो सकता है सच मैं नहीं समझने की स्थिति में हो, तो सुरेंद्र सर को हमको लगता है कि वो सच समझ लिए हैं और वो जो बोल रहे हैं उनके साथ निशर्त खड़े हों। वो भी अगर आप नहीं कर सकते हैं, नहीं हमारा तो नेताजी ये काम हमको कर देंगे, हमको ये काम समस्या हो जाएगी, प्रशासन हमको ये कर देगा, गांव का पुलिस का इंचार्ज हमको ये परेशानियां कर देगी, तो आप जो सच बोलता है उसके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, तो कम से कम उसको साथ दीजिए, उसको साथ दीजिए। उसका पोस्टर है, उसका पंपलेट है, उसका एफएम में कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, पॉडकास्ट दे रहे हैं, वो तो कम से कम सुनिए। वो सुनिएगा तो घर के लोग सुनेंगे, घर के लोगों को कहिए कि देखिए सुरेंद्र सर का ये हो रहा है। वो भी नहीं आप कर पाते हैं तो अंतिम काम कीजिए, कम से कम बूढ़े लोगों के साथ मत होइए। कोई भ्रष्ट सीडीओ आता है जो मधेश को मौजा मानता है, कोई एसपी आता है और यहाँ लोगों से बार्गेन करता है, थ्रेट देता है, या कोई नेताजी हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार किया है वो अपने मंत्रालय में, लेकिन जिला में आता है तो हम जाते हैं उसको एयरपोर्ट तक और उसको स्वागत करते हैं, या कोई बड़ा अध्यक्ष हम देख रहे हैं कि कैसे कमर्शियल काम कर रहा है और उसको हम गमछा उड़ाते हैं, हम उसको अभिनंदन करते हैं, तो उसके साथ खड़े हो मत होइए, खड़े ही नहीं हुए, उसका फोटो मत खिंचाइए, फोटो ही मत खिंचाइए, फेसबुक में पोस्ट वैसे गलत लोगों के साथ नहीं कीजिए। जो टीचर कॉलेज में ठीक से नहीं पढ़ाता हो उससे आप अदब के साथ कहिए कि सर आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। आप सरकारी जो पब्लिक एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है,
पब्लिक लाइब्रेरी है, आज जो सरकारी संरचनाएं हैं कैसे कमजोर हो रही है, वहां कम से कम उसके जो गलत करने वाले को, जिसने सार्वजनिक जमीनों को कब्जा कर लिया, जो वन को कब्जा कर लिया है, जो मीटर ब्याज पर पैसा उठा रहा है और वो कोई बहुत बड़ा फंक्शन कर दिया, वहां जाकर हम फोटो खिंचाते हैं, तो गलत लोगों का मनोबल बढ़ता है। और जो सच पर चलने वाले लोग हैं वो थोड़ा अपने आप को कमजोर मानते हैं, वो रुकते नहीं है लेकिन कमजोर मानते हैं। मैं इसीलिए आज मैं बड़े नेताओं को आलोचना उतना नहीं करूंगा कि बहुत लोग कर रहे हैं, पार्टियों की आलोचना नहीं करूंगा क्योंकि वो लोगों की चॉइस की बात है। आप अपना चॉइस, एक आम आदमी अपनी चॉइस को परफेक्ट बनाइए। आज आपकी कमियों के कारण से, आपके चुप्पी के कारण से, आपके गलत लोगों के साथ देने के कारण से उनके मंसूबे बढ़े हैं। कोई नेता कहता है एयरपोर्ट में आओ, आप मत जाइए। कोई मेयर कहता है कि तुम गलत कर रहे हो तो उसके साथ मत खड़े होइए। लोग हतोत्साहित होंगे और सिस्टम गति मिलेगी। जलाद खोला, आप देख रहे हैं कितने गतिशील थे। जलाद नदी एकरा आइटम कहै छै जलाइद नदी केहन पानि छलैए, राइट, गतिशील छलैए। कमला नदी केहन छलैए, लेकिन आई अहाँ ओहिमे गंदगी आ गेलै, नाला में परिणत भऽ गेलै या पानि मृत भऽ गेलै। एकर हमसब संरक्षण नहीं के लिए लोकतंत्र खाली लाभक जन आंदोलन 62-63 में या मधेश आंदोलन में या अन्य आंदोलन सब में हिस्सेदारी कैला से नहीं हेतै। अहाँ के एकरा संरक्षण के भी जिम्मेवारी वह अनाम नागरिक सबके छै, जकरा हम सब बुई मानछे कहै छै, जकरा आउटसाइडर सिग्नल कहै छियै। वो सिग्नल काज नहीं करते, रेलवे स्टेशन के वो सिग्नल के कोनो महत्व नहीं रह जेतै। आउटसाइडर सिग्नल के बहुत महत्व छै। राइट, हमरा बुझाइए कि अलाउद्दीन सेहो चिराग दिखा रहल है। अंत में हम सब पहुँच गेल छी। अपने कहियो की कहऽ चाहै छी? नहीं, हमरा लगैत रहे कि जेना लोकतंत्र के मापक कथी, लोकतंत्र एलै तो संविधान में एलै, अक्षर में एलै, व्यवहार में एलै कि नहीं एलै, तो ओकरा मापक की छै? तो बहुत रास मापक देखबै, राजनीतिक शास्त्र में बहुत रास मापक भऽ सकैए, लेकिन व्यवहार में हम अहाँ देख रहल छी कि आम आदमी धरि नहीं पहुँच पाते। ओकरा छुलके नहीं, ओकरा पूछियो आम आदमी के, आम किसान के जाकर पूछियो, गरीब के पूछियो कि भाई देश में कौन व्यवस्था है, ओकरा कोनो मतलब नहीं है, ओकरा छुपि नहीं रहल छै। तो एकर मापक तो वह भेलै कि जा धरि आम आदमी के नहीं छुते ई लोकतंत्र, ता धरि लोकतंत्र पूर्ण नहीं भेल, सफल नहीं भेल से हम कहि सकै छी। से हमरा बुझाइए। एना कहि सकै छै एकटा पत्रकार अपन जुगाड़ में लागल छै, हाँ, एकटा बुद्धिजीवी ओ कतौ अपन जुगाड़ में लागल छै, एकटा प्रशासन में छै वो अपन कमाई धमाई में लागल है। सब आदमी जुगाड़ में लागल छै। लेकिन गाय केकरा पढ़ै छियै? सिस्टम के। गाय केकरा पढ़ै छै? नेता के। नेता तो हमरे अहाँ के समाज के उपज छै ने। सिस्टम के जीवन देबऽ के तैयो कनी दर्शक के हमरा बुझाते, हमरो बुझा रहल तरह से कि नेता के बेसी प्रोटेक्शन अहाँ दऽ रहल छियै, पता नहीं कोन मूड में छी। आ ओना अहाँ के ई बात ठीक अछि, ई बात ठीक है कि हमरा अहाँ के जागऽ पड़त, ई पक्ष ठीक है, लेकिन ओहो गलती करे छै जे सिस्टम मान लियो कि सच बोले के जे बात कहलो, हाँ, वो नेतो पर छै। नेतो सच बोले के बात कहलो जो संविधान के लैप्सेस छै, ओहो बात के छै कि हाँ बंदूक के सहारे संविधान के स्वीकार करे ला कहै छी, ओहो बात के सच बोलना जरूरत छै। आई दिवाली के जरूरत नहीं छै, संविधान के सबल और सार्थक बनावे के जरूरत छै। तखन सबके घर घर में संविधान जे छै एकटा आत्मा के रूप में प्रकट हेतै। ओ जखने जे कहै छै ने ई दिवाली फलाना के बात करै छै, हमरा पंचायती व्यवस्था मन पड़ जाइए। के गते अबै, 14 गते अबै तो 10 साल पहिरू दिवाली मनाओ, फलाना मनाओ, तो एतेक रिचुअल वाला बात छै। वह संस्कार चल जाए ठमन, वह संस्कार छै। और दिवाली मनेबै यहाँ कि सबके लोकतंत्र घर घर में केना पहुँचतै, से यहाँ पहुँचबै, पावर केना पहुँचतै, शक्ति केना पहुँचतै, अर्थ केना घर घर में पहुँचतै, तै पर चिंते नहीं छै, तै पर चिंतन नहीं छै कोनो राजनीतिक दल के। आ इधर देश के जे अवस्था छै तै पर चिंतन नहीं देखबै। महाधिवेशन होई, फलाना अबै, केंद्रीय समिति के मीटिंग होइ छै, कहियो चिंतन हिनका सबके नहीं होइ छनि। हिनका चिंतन होइ छनि केना सत्ता में पहुँचल जाए, केना कुर्सी में पहुँचल जाए, एहि पर चिंतन भऽ रहल छै। दल के कमजोरी या पुरान दल, राइट, सिस्टम भीतर के अंतर विरोध, ए पर घंटों बात कल जा सकै छै। बहुत लोग कहि रहल छथि, ताहि लऽ के हम कहै छै हम और अहाँ जागू, तखन दलो सुधरतै, सिस्टमो सुधरतै। ठीक बात छै। एहि लेल हमरा अहाँ के खबरदार होनाइ जरूरी छै। चलू, गलत आदमी के जा इधर अहाँ तारीफ करबै, कोनो गलत पत्रकार, कोनो गलत बुद्धिजीवी, कोनो गलत नेता के अहाँ साथ दैत रहबै, करेक्शन कतऽ से हेतै? पीठ परोचक अहाँ कहै छियै कि ओ फलना पत्रकार तऽ बार्गेनिंग करै छै, फलना बुद्धिजीवी सत्ता के प्रशस्ति करै छै, और अहाँ जे सोचबै कि समाज में सुधार भऽ जाए तो पोखरि में पानी सब गोटे रखबै आ कहबै कि दूध भऽ जाए, तऽ केना हेतै? हमरा भाई के अंत में एकटा संदेश निकलल अपना सबके संवाद से, एकटा शब्द में
जागते रहो, लोकतंत्र जिंदाबाद। लोकतंत्र जिंदाबाद। आ ओहि के लेल जागते रहो, जे जतऽ छै ओहिठाम से जागल रहो, नहीं तो घर में चोर पैसा। चलू आइ के संवाद एहिठाम विराम लै छी। आ जेना हमरा सबके संवाद से निष्कर्ष निकलल, जागते रहो, सब गोटा के जागऽ पड़त, नहीं जागब तो चोर पैसा, नहीं जागब तो चोर पैसा। यह पत्रकार महोदय के अंतिम संदेश संगे हम सब आइ के संवाद एहिठाम विराम लै छी। विराम, पूर्ण विराम नहीं, फेर भेटब हिनके संगे, हिनका कतौ रहत फेर बजायब। आगू दिन में हम सब फेर एहन एहन महत्वपूर्ण बात सब पर संवाद करब। बहुत बहुत धन्यवाद। अहूँके धन्यवाद चंद्रकिशोर जी, बहुत बहुत।